पार्लियामेंट के पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस के स्टैंडिंग कमेटी ने 3 तारीख को यूसीसी पर एक बैठक बुलाई है और इस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी जी हैं। मोदी जी, आपने एक बैठक बुलाई है स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग के लिए, जिसमें 31 सदस्य हैं सभी पार्टियों के, और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी नोटिफाई किया है 14 जून को। तो इसमें क्या आप राय विचार करेंगे यूसीसी पर? देखिए, मेनली जो लॉ कमीशन है उसने कंसल्टेशन पेपर, विमर्श पत्र जो है ये सर्कुलेट किया है और स्टेक होल्डर्स की राय उस पर मांगी है। और लॉ कमीशन हमारी कमेटी के मैंडेट में आता है, तो हम लोगों ने लॉ कमीशन और भारत सरकार के जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों को बुलाया है ताकि वो मेंबर्स को एक बार ब्रीफ कर सके कि कंसल्टेशन पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसने रिकमेंड किया है, क्या उसके हाइलाइट्स हैं, ताकि सदस्यों को भी पूरी जानकारी रहे और फिर सदस्य जो उस पर अपनी राय दे सकें। इसलिए जो कमेटी का जो तरीका रहता है कि जो लोग आते हैं वो लोग अपनी बातों को रखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तब एक मीटिंग होगी कि 2 मीटिंग होगी कहना मुश्किल है। लेकिन ये मुख्य रूप से जो मेंबर्स हैं उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लॉ कमीशन ने क्या कहा है, क्या विमर्श पत्र में किन किन बातों का उल्लेख किया है। तो करीब 180 पेज का यह कंसल्टेशन पेपर है, तो उसके हाइलाइट्स को उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। लोगों की कोई क्वेरी होगी तो उसका जवाब देंगे। 180 पन्ना आपने पढ़ लिया है, उसमें मुख्य बिंदु क्या क्या है? मैंने भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मीटिंग 3 तारीख को है, लेकिन वो तो पब्लिक डोमेन में है और लॉ कमीशन ने पूरे देश के सभी लोगों से राय मांगी है। तो जो मीटिंग में जो विषय आएगा, फिर हम आगे का क्या कोर्स होगा, क्या रास्ता होगा, उसको देखेंगे, तय करेंगे हम लोग। लेकिन अभी पहली मीटिंग में तो केवल जानकारी मिल सके कि उस कमीशन की रिपोर्ट में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, इसको समझने और जानने के लिए ये बैठक हो रही है। और इसके बाद ये मॉनसून सेशन में टेबल भी होगा, जैसा कि सुनने में आ रहा है। ये मुझे नहीं मालूम है, इसके बारे में कमेटी का यह कोई अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसके बारे में तो जो केंद्र की सरकार है वही इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। इसके बारे में बहुत विरोध भी हो रहा है मोदी जी। तमाम पार्टियां जो हैं, कांग्रेस पार्टी और बाकी अकाली दल और तमाम अन्य पार्टियां विरोध कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? नहीं, देखिए, मैं कमेटी से अलग अपनी बात बोल सकता हूँ। कमेटी के चेयरमैन की अपनी एक सीमा है। जैसे मैंने बताया कि कमेटी केवल कंसल्टेशन पेपर के मुद्दों को समझने का काम करेगी। जहाँ तक बीजेपी के नेता के नाते अगर आप पूछ रहे हैं, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आधे दर्जन से ज़्यादा जजमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं। जो सरला मुदगल का मामला हो 1995 का, या शाहबानो का मामला हो 1985 का, अभी हाल में भी एक जजमेंट आया, ऑर्डर आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। जो भारत का संविधान है उसकी जो सेक्शन 44 है उसमें भी कहता है कि द स्टेट शुड इंडेवर टू मेक कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में सरकार को प्रयास करना चाहिए। इक्वालिटी फॉर ऑल। हाँ, नहीं, इक्वालिटी यानी वो कॉमन सिविल कोड जो है। और देखिए, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जो लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको पूरी जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर देखिए, विवाह किस तरीके से होगा वो आपका स्वातंत्र है, आप काजी बुलाकर करें, चर्च जाकर करें, आर्यसमाजी तरीके से करें, लेकिन एक पुरुष एक ही पत्नी रख सकता है। अगर कॉमन सिविल कोड अगर ये कहता है तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? क्योंकि कुछ धर्मों में एक से ज़्यादा विवाह की अनुमति है। एक समय में हिंदू धर्म में भी बहुविवाह की प्रथा थी, लेकिन हिंदू कोड बिल आया तब एक शादी की प्रथा हो गई। उस समय भी बड़ा विरोध हुआ था। तो अगर कॉमन सिविल कोड में ये बात है कि एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, फिर तलाक के तरीके के बारे में सहमति बनती है कि कोई 3 तलाक बोलकर तलाक नहीं दे सकता है। फिर तलाक के बाद जो महिला है उसके मेंटेनेंस की बात है। किसी महिला को गुजारा भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर कोई धर्म ये कहता है कि परित्यक्ता को, जो डाइवोर्सिस को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, इस पर सहमति क्यों नहीं होनी चाहिए? उसी प्रकार लड़कियों को संपत्ति में अधिकार,
कुछ धर्म के अंदर जो प्रावधान, उसके अंदर लड़कियों को बराबरी का अधिकार नहीं है। भले हिंदू धर्म में भी लड़कियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था, तो लड़कियों को बराबरी का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? तीसरे, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन गार्डियनशिप, डाइवोर्स, ये 7-8 ऐसे फैमिली लॉ के अंतर्गत आते हैं। और जब देश में क्रिमिनल लॉ के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर हैं। एक समय ऐसा भी था आज से 150-200 साल पहले कि अगर किसी मुस्लिम ने हत्या की तो शरीयत के कानून के तहत उसको सज़ा होगी, और हिंदू है तो उसको दूसरे कानून के तहत होगी। लेकिन 1860 में जब आईपीसी जब आया, तब इंडियन पेनल कोड आ गया, सीआरपीसी आ गया, तो धर्म के आधार पर क्रिमिनल लॉ में सब समानता हो गई। तो अगर क्रिमिनल लॉ में धर्म के आधार पर समानता हो सकती है, तो सिविल लॉ, फैमिली लॉ के अंदर समानता क्यों नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भ्रम है वो भी धीरे धीरे दूर होगा। जब सारी बातें लोगों के सामने आएंगी, तो जो दल आज विरोध कर रहे हैं उनको भी समर्थन की टेबल पर आना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जैसे भारत का संविधान कई देशों के संविधान से बोरो किया गया, तो आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी एक धर्म, जैसे हिंदू सक्सेशन लॉ है, वो एक कंप्लीट पैकेज है, या और किसी अन्य धर्मों से बोरो करके उसको बनाया जाना चाहिए, या हिंदू सक्सेशन लॉ को ही मानना चाहिए भारत में? नहीं, ऐसा कहाँ कहा गया कि हिंदू सक्सेशन, कुल मिलाकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ की कोई अच्छी बात है, वो भी अडॉप्ट हो सकती है। और दुनिया के जितने प्रगतिशील देश हैं, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह कॉमन सिविल लॉ है। आज अमेरिका में अगर कोई मुसलमान जाता है तो वहाँ की सिविल लॉ को उसको मानना पड़ता है। वो कोई वहाँ पर 3 तलाक बोल कर नहीं सकता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर भी जो सिविल लॉ है मुसलमानों के लिए, वो बहुत प्रगतिशील है। तो अगर दुनिया के मुस्लिम देशों के अंदर 3 तलाक ख़त्म हो गया, तो आज और बहुविवाह की प्रथा ख़त्म हो गई, तो भारत के अंदर बहुविवाह की प्रथा क्यों होना चाहिए? फिर निकाह हलाला है। ऐसे बहुत सारी विकृतियां हैं अनेक पर्सनल लॉज के अंदर। जब क्रिश्चियन हो, पारसी हो, अभी तो पारसी का लॉ अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, सिख का अलग है, तो उसके अंदर अब उसका क्या तरीका होगा? लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ बातों को, कि इन चीज़ों में, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा असहमति होगी। एक देश एक कानून बिल्कुल होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी क्या इसके लिए कृत संकल्पित है? इसी संसद के सत्र के दौरान ये मैं नहीं कह सकता ये संसद के सत्र में होगा, कम होगा, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है, और खुद प्रधानमंत्री जी ने भोपाल के सम्मेलन के अंदर इसकी घोषणा की है। अब कब होगा, क्या तरीका होगा, इसके बारे में तो केंद्र ही बता सकता है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के सुशील मोदी जी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने बैठक बुलाई है 3 जुलाई को, और उसमें विमर्श होगा 31 सदस्यों के साथ, जिसमें सभी पार्टियों के नेता हैं, और उसके बाद राय विचार किया जाएगा। लेकिन एक बीजेपी नेता के तौर पे इनका कहना है कि जो तमाम विकृतियां हैं दूसरे धर्मों में, उसको हटाकर एक नया यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, जिससे एक देश में एक कानून लागू किया जा सके। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।